राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों की भव्य शुरुआत हो गई। ये आयोजन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंदिर पहुंचकर रामलला की विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल रहे और उन्होंने इसे अयोध्या के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ वे आज केवल अयोध्या ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को वह कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझ जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक है। देवियों और सज्जनों, आज हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमंत जी महाराज, मैं मानता हूं उल्लास से वह परिपूर्ण है। जैसे अपने प्रभु को पुनः वैभव के साथ सिंहासन पर आसीन देखकर उनका हृदय कृतार्थ हो उठा हो। कनक भवन में कनक बिहारी जी आह्लादित हैं। दशरथ महल में चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ संतोष और गौरव से वह निहाल हैं। आज पतित पावनी माता शरयू अपनी लहरों में वात्सल्य भरकर वह बह रही हैं, जैसे अपने लाडले पुत्र का अभिषेक स्वयं अपने आंचल से वह कर रही हो। देवियों और सज्जनों, आज अयोध्या की हर गली, हर चौक, हर द्वार, हर श्वास राममय होकर आनंदित है। देवियों और सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भक्तजन और उपस्थित बहन और भाइयों, प्रतिष्ठा द्वादशी के आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के रक्षा मंत्री जी का इस पावन आयोजन के अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी और उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है और इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, मंदिर का यह भव्य स्वरूप देख करके वह अत्यंत अभिभूत हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन और सेवी राम भक्तों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 NH 326 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 68.600 किलोमीटर से 311.700 किलोमीटर तक के मौजूदा 2 लेन मार्ग को पक्के कंधों पेव्ड शोल्डर के साथ उन्नत किया जाएगा। ये कार्य EPC मोड पर किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 1526.21 करोड़ रुपए है, जिसमें 966.69 करोड़ रुपए सिविल निर्माण पर खर्च होंगे। इस सड़क के उन्नयन से दक्षिणी ओडिशा में यातायात तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद होगा। विशेष रूप से गजपति, रायगढ़ और कोरापुट जिलों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय लोगों, उद्योगों, शिक्षा संस्थानों और पर्यटन केंद्रों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। आज के कैबिनेट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज़ से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और ये कंप्लीट महाराष्ट्र के और आंध्रा, तेलंगाना के लिए एक नई लाइफलाइन बनेगा। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 27 मेजर ब्रिजेस है इसमें, 164 माइनर ब्रिजेस हैं और 5.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, वायाडक्ट पे रहेगा। यानी 5.6 किलोमीटर पूरी तरह से ब्रिज पे रहेगा, जैसे मेट्रो का हम वायाडक्ट देखते हैं ना, उसी तरह का एलिवेटेड रहेगा। 5 जगह रेलवे के साथ रेल ओवरब्रिज बनेगा
इंटरचेंजेस होंगे 10 इसके अंदर, मतलब अंदर आना जाना। एंट्री एग्जिट लोकेशन 17 होंगे और रेस्ट एरियाज बनेंगे। कंसेशन पीरियड 20 इयर्स का होगा। सेकेंड प्रोजेक्ट उड़ीसा का है, नेशनल हाईवे 326 उड़ीसा के इंटीरियर एरियाज को कनेक्ट करने वाला है। ये कोरापुट एरिया है, ये वाला एरिया कोरापुट एरिया है। यहाँ से अंदर ही अंदर रायगढ़ होते हुए मोहना, यानी आपके कोस्ट से काफ़ी दूर है, काफ़ी इंटीरियर एरिया है। इस हाईवे का वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैबिनेट में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। 206 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1526 करोड़ रुपीस का होगा और ये गवर्नमेंट के पूरे इन्वेस्टमेंट ईपीसी मॉडल पे ये किया जाएगा। गजपति, रायगढ़ और कोरापुट ये तीनों की तीनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये तीनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन तीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और विशेषकर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कॉफ़ी का एक बहुत अच्छा नया ब्रांड बन रहा है, कोरापुट कॉफ़ी। कोरापुट कॉफ़ी, तो कोरापुट कॉफ़ी के लिए एक सिग्निफिकेंट नई मार्केट कनेक्टिविटी, मार्केट लिंकेज इससे क्रिएट होगी। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अटल कैंटीन केवल भोजन की व्यवस्था नहीं, बल्कि उन हजारों जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने कहा कि इस पहल से समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान के साथ सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के संवेदनशील और दूरदर्शी विजन के तहत दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी निभा रही है। अटल कैंटीन योजना के अंतर्गत जरूरतमंद भाई बहन मात्र 5 रुपए में भरपेट और पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे। ये योजना न केवल भूख से राहत देगी, बल्कि सामाजिक समानता और मानवीय संवेदना को भी मजबूती प्रदान करेगी। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि दिल्ली के अंदर हम कैंटीन के माध्यम से 5 रुपए में भरपेट खाना देंगे। रेखा गुप्ता जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 साल जन्म शताब्दी पर इस स्कीम को रोल आउट किया। 45 अटल कैंटीन पहले दिन खोली गई थी। आज भी अलग अलग जगहों पर कई कैंटीनों की ओपनिंग हो रही है। 100 कैंटीन का जो वादा है उसको पूरा कर रहे हैं। 5 रुपए में भरपेट खाना मिले। इसमें 6 बड़ी रोटियां भी मिलती हैं, इसमें चावल भी मिलते हैं, दाल भी मिलती है, सब्जी और पौष्टिक आहार है। इसमें बहुत साफ सुथरे माहौल में बना हुआ खाना है। जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में लगभग 600 ग्राम के आसपास खाना, और इससे भी अगर ज्यादा जरूरत हो तो भी मनाही नहीं है। ऐसी एक स्कीम लाने का काम जो रेखा गुप्ता जी ने किया है। मेरे विधानसभा राजौरी गार्डन के अंदर ये दूसरी कैंटीन खुली है। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी का और मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका संकल्प है अंत्योदय तक में जाके सेवा करना, आखिरी कतार वाले की भी सेवा करके उसको पहली कतार में लेके आना। सरकार का बनने का तभी महत्व है अगर वो सरकार लोगों के लिए काम करे, जो जन भलाई के काम करे। जो सत्ता भोगने के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई सरकार नहीं बनाती। इसलिए आज ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित ये जो कैंटीनें खुल रही हैं, यहाँ पे 5 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। ये अपने आप में हमारी पार्टी की जो गरीब जरूरतमंद लोगों के प्रति संकल्प है, वादा है, उसको दर्शाता है। इसके लिए पूरे एक पैरामीटर्स तय किए गए हैं। कैसे इसकी लगातार इंस्पेक्शंस होंगी, फूड डिपार्टमेंट करेगा, लोकल तहसीलदार के माध्यम से चेकिंग होंगी, तो इसकी करेंगे। फूड क्वालिटी को मेंटेन रखना हमारा सबसे पहला काम है और हम ऐसा खाना खुद खाएंगे। अभी भी हम भी खाएंगे ऐसा खाना कि हम खुद भी, ऐसा नहीं हमने को खाना है यहाँ पे कि जिसकी कोई स्तर कम हो, ऐसा नहीं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी, जो न केवल गंभीर है बल्कि असंवैधानिक भी है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन SIR के तहत घुसपैठियों के नाम हटाए जाने से ममता बनर्जी परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से राज्य में कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। आप सब जानते हैं, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बंगाल के दौरे पर हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, आने वाले चुनाव में उसकी तैयारी चल रही है। और कल एक प्रेस वार्ता में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बड़े स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय और विशेष करके जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है, उस विषय में आदरणीय अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य को रखा है कि किस प्रकार ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है वहां फेंसिंग के लिए, किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से, इलेक्टोरल रोल से ममता बनर्जी और उनके नेता बंगाल में परेशान हैं। जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को धमकी भरी शब्दों से संबोधित किया है, और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार चुनावों से पहले हमारे अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके कैवलकेड पे किस प्रकार से हमला ममता बनर्जी जी ने कराया था, घुसपैठियों से कराया था, लाठी, डंडे, पत्थर से उनके ऊपर हमला करवाया था। किस प्रकार से आज बंगाल के अंदर 300 से अधिक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दी गई है। 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं, वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में कटता है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, अर्थात एक प्रगतिशील राज्य, एक ऐसा राज्य जहां की सोचने की क्षमता, जहां की समझने की क्षमता, जहां की विद्वता, जहां की बुद्धिमत्ता अपने आप में अद्वितीय थी पूरे हिंदुस्तान में। आज उस बंगाल में थैंक्स टू ममता बनर्जी एंड हर गूंस, ममता बनर्जी और उनकी घुसपैठी आधारित तुष्टीकरण की राजनीति ने आज कहां बंगाल को लाके खड़ा किया है। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से हो, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति ने ध्वस्त कर दिया है बंगाल को। और ममता जी, आप ये जो धमकी गृह मंत्री को दे रहे हैं, ये धमकी केवल गृह मंत्री जी के लिए नहीं है, ये धमकी प्रत्येक भारतीय के लिए है। बांग्लादेश से जो लोग घुस रहे हैं, रोहिंग्यानों के लिए आप आधार कार्ड बना रही हैं, बांग्लादेशियों के लिए आप पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही हैं, आप बीएसएफ से भिड़ रही हैं, आप जमीन नहीं दे रही है वहां पर फेंसिंग होने के लिए, और देश के गृह मंत्री को धमका रही हैं। मगर ममता जी, आप याद रखिए, बंगाल अब नहीं सहेगा। बंगाल ने भी निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद 2/3 बहुमत के साथ
भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी। भाजपा की सरकार बनने के बाद चुन चुन करके, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। बंगाल बंगालियों का है, हमारे भाइयों और बहनों का है, भारतीयों का है, घुसपैठियों का नहीं है। यह हमारे गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अवश्य करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के घने वनांचल और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर से 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत शुरू की गई है, जिससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी को बड़ी राहत मिलेगी। इन मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से प्रदेश के 18 जिलों के 2100 से अधिक गांवों और बसाहटों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे 2 लाख से अधिक पीवीटीजी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, हर दृष्टिकोण से, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और जनजाति, अनुसूचित जनजाति में भी विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और करीब 3 करोड़ आबादी में मात्र 5 जाति में 2,30,000 की आबादी है और 2100 बसाहट में रहते हैं, 18 जिले में रहते हैं। उनके लिए आज का ये दिन वरदान साबित होगा और ऐसे अवसर में हम लोग 57 MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट का हरी झंडी देकर शुभारंभ कर रहे हैं। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम साहब उपस्थित हैं, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित हैं, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। हमारे सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं। हमारे सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक मस्के जी उपस्थित हैं। हमारे स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य विभाग के और सीजीएमएससी के सभी अधिकारी उपस्थित हैं। और इस अवसर पर अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत भी उपस्थित हैं और मीडिया के मित्र उपस्थित हैं। मैं सबको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और पूरे प्रदेश के हमारे 5 जाति के जो पीबीटीजी के लोग हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे आज की इस अवसर पर, श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास का नारा दिया है और उसके अनुरूप देश में काम कर रहे हैं। और आज जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनके लिए भी पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरुआत की है पूरे देश के लिए। और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी 18 जिले में रहने वाले 5 जाति, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया, ये 5 जाति के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनके लिए पीएम जनमन योजना में उनके लिए 32,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और 2 लाख में उनका मकान बनाते हैं। अभी हम सुशासन तिहार के अंतर्गत कई उनके बसाहट में गए तो पीएम जनमन योजना के माध्यम से उनके बसाहट में चमचमाती हुई सड़क वहां पर पहुंची है, उनके प्रधानमंत्री के आवास बने हैं, उनके घरों में बिजली पानी पहुंची है। तो पीएम जनमन योजना के माध्यम से इस तरह से विकास हो रहा है। और दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहां पर स्वास्थ्य पहुंच पाना बड़ा दिक्कत था, लेकिन इस
मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये जो 57 आज हम लोग भेज रहे हैं, ये उनके बीच में ही काम ये करेगा और ये सुसज्जित है। हम लोग अंदर जाकर देख के फिर बाहर आए हैं। हर तरह से ये मोबाइल यूनिट सुसज्जित है। बीपी, शुगर, सब 25 तरह की बीमारी का जांच इसमें होगा और दवाई सब निःशुल्क इसमें मिलेगा। और इसमें एक डॉक्टर, नर्स और टेक्निकल स्टाफ सब कुछ की व्यवस्था इसमें है। तो इससे बहुत लाभ हमारे पीबीटीजी के लोगों को होगा। मैं उनको फिर से बधाई देता हूं और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। अंत में आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 नवनियुक्त उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 104 उप निरीक्षक, 88 बीएससी और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक की परीक्षा केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की रीढ़ है। आज मैं इस समारोह में आप सभी के उपस्थित होने पर सब आप मुख्य सेवक सदन में पधारे हैं। मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही यहाँ पर उपस्थित आप सबके अभिभावकों को भी मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अगर वो भी आए हैं, जिनके परिश्रम के कारण से, त्याग के कारण से, जिनके संस्कारों ने आप सबको जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। और मैं कह सकता हूं कि जितनी खुशी आज आप सबको हो रही होगी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर, उससे कम खुशी उनको नहीं हो रही। उससे अधिक खुशी आपके माता पिता, आपके अभिभावकों को हो रही होगी। आज का ये विशिष्ट अवसर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में, सक्षम बनाने में और उसको मजबूत करने में, उसकी दिशा के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आज हम 104 उप निरीक्षकों का, 88 गुरु नायकों एवं 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में आप सभी को भी नियुक्ति पत्र प्रदान करने वाले हैं। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस भर्ती परीक्षा में 14% से अधिक महिलाओं ने भी अपनी प्रतिभा से, अपनी उत्कृष्टता से उसका प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है। यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इस नियुक्ति के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों को मिलने जा रही है। आज से आप लोग अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभाओं का और अपने प्रशिक्षण का उपयोग करके प्रदेश की कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है और लोगों की रक्षा है, नागरिकों की रक्षा है, देश दुनिया से आने वाले पर्यटक से लेकर तमाम प्रकार के लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और अनेक चुनौतियों का, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का जो मुख्य प्रबंधन होता है वो पुलिस विभाग को ही करना होता है। और आप में से कुछ युवा निरीक्षक के रूप में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगे, कुछ गुरु नायकों के रूप में आपदा प्रबंधन आदि के कार्यों में अपना योगदान देंगे और कुछ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में अग्नि नियंत्रण कार्यों का प्रबंधन भी करेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम